वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज। 10th सेमेस्टर के अंदर पीआईएल का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ये वीडियो लेक्चर आपके लिए तैयार है, जिसके अंदर आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है पीआईएल का मीनिंग। इसका एक तरह से इंट्रोडक्शन। पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्या ये कोई एक्ट है? क्या ये कोई लॉ है? नहीं, ना तो ये कोई बेयर एक्ट है, ना ही ये कोई लॉ है। ये सिर्फ लिटिगेशन है, यानी कि केस का प्रकार, कि एक पर्टिकुलर केस, क्या उसके अंदर कोई भी लेकर आ सकता है केस, या फिर उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, वो सब कुछ इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं। मीनिंग इसके अंदर ये बताया हुआ है। इसका मीनिंग हम आए उससे पहले थोड़ा सा बैक चलते हैं। होता क्या है कि कोर्ट के अंदर जब भी कोई व्यक्ति कोई भी केस लेकर आता है तो नियम ये है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है वो ही आए, दूसरा नहीं। अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मैं कोर्ट में केस लेकर आऊं, मेरा कोई फ्रेंड लेकर नहीं आएगा। तो वो जो मेरा राइट है कोर्ट में जाकर केस पेश करना, ये मेरा लोकस स्टैंडाई है। लोकस स्टैंडाई यानी लॉफुली स्टैंड करना। कहां? कोर्ट के सामने, न्याय की नजर में, कि आपके ही राइट ब्रीच हुए हैं, किसी और के नहीं। तो पहले हमेशा से यही सिस्टम चला आ रहा था कि जो भी कोई व्यक्ति एग्रीव्ड है वो कोर्ट में आ जाए और केस लड़ ले, दूसरा कोई नहीं आ सकता, क्योंकि उसको उतना नहीं पता होगा जितना कि उसको खुद को पता है। वो अच्छे से केस लड़ पाएगा अपना। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ? अच्छा, ये सिस्टम जो है ये ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, ऑल ओवर वर्ल्ड यही होता था। बाद में यूएसए के अंदर, अमेरिका में, वहां पर यह सिस्टम इजाद होने लगा कि कुछ केसेस ऐसे होने लगे जिसके अंदर वहां की जुडिशरी ने, मैंने कहा जुडिशरी ने, वहां की लेजिस्लेटिव बॉडी ने नहीं, उन्होंने क्या किया कि कुछ दूसरे लोगों को भी ये छूट देना स्टार्ट कर दी कि ठीक है, आप भी आ सकते हैं और उस व्यक्ति के बिहाफ पर केस फाइल कर सकते हैं। अब ये व्यक्ति कौन हो सकते थे, ये एक सवाल था। ये व्यक्ति वो ही हो सकते हैं जिनको इस घटना का या तो पता हो, या फिर वो उस व्यक्ति के मिलने वाले हो, रिश्तेदार हो। अननोन व्यक्ति तो क्यों आएगा? लेकिन इसके अंदर कोर्ट ने लिबर्टी दी कि जरूरी नहीं है कि जो रिलेटिव है वो ही आए, पब्लिक में से कोई भी आ जाओ, एनीवन आउट ऑफ पब्लिक। प्रॉब्लम किसी और को है, कोई और ही रहा है, वो जानता तक नहीं है उसको, कभी मिला भी नहीं, लेकिन वो आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि पीआईएल जो है, नाम से साफ है, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो लिटिगेशन पेश की जाती है, जो केस, लिटिगेशन मतलब केस, याचिका, तो ऐसी लिटिगेशन जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए पेश की जाती है, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इन विच द पर्सन हु इज फाइलिंग पीआईएल मस्ट नॉट हैव पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जब पीआईएल ला रहे हो तो उसके अंदर आपका पर्सनल इंटरेस्ट शामिल नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये भी होता है कि सर, हम भी तो पब्लिक में से ही हैं। अगर पब्लिक का इंटरेस्ट है और वही पब्लिक का ही पार्ट हूं, तो वो इंटरेस्ट मेरा क्यों नहीं होगा? तो देखिए, मैंने कहा कि पब्लिक का इंटरेस्ट होना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ऐसे समाज से कोई प्रॉब्लम खड़ी करवाकर
उस प्रॉब्लम को जो है आप लाना चाहते हैं आगे, यू वांट टू ब्रिंग फोर्थ दैट प्रॉब्लम टू सॉल्व बाय जुडिशरी, तो आप उस समाज से बिलोंग नहीं करते हो तो भी ला सकते हो, और आप उसी समाज से बिलोंग करते हो तो भी ला सकते हो। लेकिन तब ऐसी कंडीशन में सवाल फिर ये खड़ा होता है कि सर आप तो कह रहे हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट होना ही चाहिए। इफ आई बिलोंग टू दैट सोसाइटी जिसका मैं वो प्रॉब्लम लेके आ रहा हूं, तो वो पब्लिक का पार्ट है तो मैं भी पब्लिक का पार्ट हो गया उसका, तो क्या मैं पीआईएल नहीं ला सकता? ला सकते हो। सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ योर इंटरेस्ट मस्ट बी in public interest, but if you want to solve your personal interest behind the curtain of public interest, तो ये स्वीकार नहीं होगा, और ऐसी कंडीशन में आपकी पीआईएल तो खारिज होगी ही होगी। कोर्ट एक अच्छा खासा कॉस्ट अमाउंट भी आपके ऊपर इंपोज कर सकती है। इसलिए पीआईएल लाने से पहले अच्छी तरह से श्योर हो जाना चाहिए कि जो मैटर आप कोर्ट में लाना चाहते हैं, क्या उसके अंदर आपका सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट तो है ना उसके अंदर। और बात यहां पर पब्लिक की हो रही है। मैटर 3 तरह के होते हैं, मैं आउट ऑफ लीगल व्यू बात कर रहा हूं, आउट ऑफ लीगल व्यू। कोई भी मैटर 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, प्राइवेट और पब्लिक। पर्सनल मतलब एक ऐसा मैटर जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे जुड़ा हुआ है, किसी और को मतलब ही नहीं उससे। लेकिन प्राइवेट मैटर एक ऐसा मैटर है जो 2 लोगों के बीच का होता है। तो कोर्ट के अंदर जो बातें जाती हैं वो एक तरफ प्लेंटिफ होता है, दूसरी तरफ डिफेंडेंट होता है, तो वो प्राइवेट मैटर होता है। अकेला आदमी जाकर क्या करेगा? कुछ नहीं, है ना। तो जब भी केस लड़े जाते हैं तो उसमें ए वर्सेस बी लिखा जाता है, इसका मतलब दैट इज अ प्राइवेट लिटिगेशन। लेकिन जब बात की जाती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका मतलब वहां पर भी ए वर्सेस बी तो होगा, लेकिन वहां पर ये जो ए है ना, ये वो व्यक्ति नहीं है जिसका सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट उसमें शामिल है, बल्कि ये लोगों को, पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है बिना उनकी परमिशन लिए। ठीक है, बिना उनकी परमिशन लिए। क्योंकि अगर मैं मेरा केस लड़वाना चाहता हूं और किसी वजह से मैं कोर्ट में पेश नहीं हो सकता हूं, तो ये हो सकता है कि मैं एक पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करूं और आपको मेरा अटॉर्नी तैयार कर दूं। अब क्या होगा? केस लड़ने के लिए आपके पास पावर आ गई मेरी तरफ से, केस मेरा है, लेकिन जरिए आप हो, यू आर माई अटॉर्नी, यू आर माई एजेंट। तो अब ऐसी कंडीशन में इसके लिए मुझे पहले आपको ऑर्डर 1 रूल 8 के नियमों से आपको बांधना पड़ेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी बनाऊंगा और एक रिप्रेजेंटेटिव सूट पेश करवा दूंगा। नाम से साफ है कि एक ऐसा सूट जिसके अंदर रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसी और को, ठीक है, तो वहां पर आप मुझे रिप्रेजेंट करोगे, तो दैट इज ऑर्डर 1 रूल 8। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या होता है, उसमें भी पब्लिक को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव सूट के अंदर परमिशन ली है तब वो रिप्रेजेंटेटिव सूट बना है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है पब्लिक से। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव सूट एंड पीआईएल। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सूट दैट इज अ प्राइवेट लिटिगेशन। क्यों? क्योंकि 2 लोगों के बीच की बात है या फिर सीमित लोगों के बीच तरफ की बात है। देखो, जब हम लिखते हैं पार्टीज के नाम तो ए वर्सेस बी लिखते हैं, इधर ए नाम से एक आदमी है, इधर बी नाम से एक आदमी है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक तरफ जो पार्टी है उसमें एक से ज्यादा लोग हों, ये भी तो हो सकता है। तो इधर सी और डी भी तो हो सकते हैं, और वर्सेस बी ई एफ भी तो हो सकते हैं कि दूसरी तरफ जो है वो एक से ज्यादा लोग हैं, ये भी हो सकता है, हो सकता है। इसलिए हम लिखते हैं ए एंड अदर्स वर्सेस सी एंड अदर्स, वो ऐसे ही होता है। तो मैं समझता हूं कि आपको पीआईएल का मीनिंग समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। और अच्छा चलो एक चीज और बता देता हूं, वो आपको थोड़ा सा आगे के टॉपिक्स में हेल्प करेगी। मैंने 3 वर्ड्स काम में लिए थे, पर्सनल, प्राइवेट और पब्लिक। पर्सनल मैटर जो सिर्फ मुझसे जुड़ा हुआ है, किसी को मतलब नहीं है। प्राइवेट मुझसे अलावा, मैं तो हुई, मेरे अलावा और भी व्यक्ति उस मैटर से जुड़े हुए हैं। मैं तो जुड़ा हुआ ही हूं, साथ में और लोग भी जुड़े हुए हैं। अब हो सकता है कि वो सिर्फ एक ही व्यक्ति जुड़ा हो सकता है कि एक से ज्यादा जुड़े हों, 4 जुड़े हों, 10 जुड़े हों, 1000 जुड़े होंगे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन
वहां पर एक सीमित है। 1000 है तो 1000 ही है, 1000 एक नहीं है, 1000 दो नहीं है, 5000 है तो 5000 ही है, 5000 एक नहीं है, 1 लाख है तो 1 लाख ही, 1 लाख एक नहीं है। तो वो प्राइवेट लिटिगेशन हो गया। पब्लिक लिटिगेशन में क्या होता है कि वहां पर पब्लिक लिटिगेशन के अंदर सिर्फ हमें यह देखना होता है कि क्या संख्या सीमित है या नहीं। प्राइवेट लिटिगेशन के अंदर हमेशा पक्षकारों की संख्या सीमित होगी। अगर मैं बात करता हूं कि मैं किसी कंपनी के खिलाफ केस लड़ने जा रहा हूं या कोई वहां के एम्प्लॉयज हैं किसी कंपनी के, तो उस कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉय हैं, जितने भी हैं, हजारों होंगे तो भी वो बस उतने ही तो हैं, उसके अलावा तो नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं सीमित हो गया। तो वो प्राइवेट लिटिगेशन में आएगा, पब्लिक लिटिगेशन के अंदर नहीं आएगा। पब्लिक का मतलब होता है जिनको काउंट ना किया जा सके। इसलिए आपने सुना होगा भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, क्योंकि काउंट नहीं कर सकते ना, इसलिए। सो दिस वाज मीनिंग ऑफ PIL। नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन। ओरिजिन समझने के लिए अपने को कुछ केसेस पे ध्यान देना है। देखो, हमने ये तो समझ लिया कि यूएसए से शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, यूएसए से शुरुआत हुई थी। लेकिन इंडिया में आते आते फिर कौन कौन से ऐसे केसेस थे जिससे हमारे यहाँ पर इसका ओरिजिन पता चलता है। 1980 के दशक से पहले ऐसा कोई सिस्टम इंडिया में नहीं था। इंडिया में 1980 के दशक में कुछ केसेस हुए और उसके बाद में भी कुछ हुए जिससे हमें ओरिजिन पता चलता है PIL का, ठीक है ना। तो उसी के अंदर सबसे शुरुआत करते हैं पहले हुसैन आरा खातून के केस से। हुसैन आरा खातून, न जाने कितनी ही बार आपके पास में ये केस पढ़ने को आया होगा कि बिहार के अंदर अंडर ट्रायल जो कैदी थे जिनको लंबा लंबा टाइम हो गया है, जिनकी सुनवाई तक नहीं हो रही है, डेट नहीं पड़ती है या डेट बहुत लंबी पड़ रही है, या कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सजा तो भुगत ली लेकिन छोड़ा नहीं गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, ऐसे बहुत सारे कैदी थे। तो उनके लिए वकील साहब आगे आए और ये PIL लगाई गई। वकील साहब खुद कैदी नहीं थे, लेकिन उन्होंने लेटर के जरिए, देखो ये एक न्यूज थी, ठीक है ना, एक न्यूज थी ये कि बिहार के जेल में खूब सारे अंडर ट्रायल कैदी लंबे टाइम से कैद हैं। तो उस न्यूज का बेस बनाकर, बेस क्या बनाया, वो न्यूज, उस न्यूज का बेस बनाकर ये PIL पेश की थी। अब जिसने पेश की वो खुद कैदी नहीं था, उन कैदियों की तरफ से की, ठीक है ना। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि हम अलाउ करते हैं अगर जस्टिस, न्याय, उसकी अवहेलना हो रही है, तो फिर जुडिशरी का कोई मतलब नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। एक चीज मैं बता दूं, PIL जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दो ही जगह पेश हो सकती है, तीसरी जगह पेश नहीं हो सकती। और सीधी पेश हो रही है मतलब सीधा जुरिडिक्शन तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन ही होता है। तो PIL क्या है, PIL केस का प्रकार है, लेकिन PIL केस का प्रकार तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, कोई अपील है, सिविल सूट है, रिट है, क्या है, तो ये एक रिट है, ठीक है ना, PIL रिट होती है। तो पूरा नाम जो लिखा जाता है वो है PIL रिट पिटीशन, ठीक है। इसलिए ये आर्टिकल 226 या 32 के अंदर पेश की जाती है। नेक्स्ट केस है इसमें SP गुप्ता का, ये भी आपने कई बार पढ़ लिया होगा, फिर भी बताया था यहां पर कि एनी मेंबर ऑफ पब्लिक या सोशल ग्रुप अगर बोनाफाइड इंटेंशन से, मैंने कहा बोनाफाइड, अगर कोई मैटर सोसाइटी का लाता है जिसमें सोसाइटी का इंटरेस्ट है, उसका खुद का नहीं, तो उस पब्लिक में से, उस सोसाइटी में से कोई भी व्यक्ति आगे आकर उस मुद्दे को ला सकता है। ये इस केस के अंदर हेल्ड किया था। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि या तो उनकी कोई सोशल डिसेबिलिटी होगी या इकोनॉमिक डिसेबिलिटी होगी या कोई और डिसेबिलिटी होगी जिसकी वजह से वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि कोर्ट में जब केस लड़ना होता है तो कोर्ट फीस देनी पड़ती है, फ्री में नहीं होता है। वकील साहब भी आपको अपॉइंट करने होते हैं तो वकील साहब की फीस नहीं होती है ना। तो सबकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि इतना इतना खर्चा उठा सके, ठीक है ना। तो दूसरा कोई व्यक्ति अगर उठा सकता है खर्चा तो लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस के अंदर ये हेल्ड किया था कि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति जो पीड़ित है वो ये केस लेकर आए, अगर वो किसी वजह से सोशल डिसेबल है या इकोनॉमिकली डिसेबल है तो उसको क्या न्याय नहीं मिलेगा, न्याय उसको ही मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए उसकी जगह कोई और व्यक्ति, लेकिन फिर कह रहा हूं बोनाफाइड तरीके से अगर सामने आता है कोर्ट के, तो लोकस स्टैंडाई अलाउ हो जाएगी उसकी। लोकस स्टैंडाई का विस्तार इन केसेस से कर दिया गया है। तो लोकस स्टैंडाई को भी आप जो है यहीं पर समझ लेना, अलग से टॉपिक आएगा तो मैं वहां पर अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। लोकस स्टैंडाई का आपके टॉपिक अलग से दिया हुआ है तो वो साथ साथ में कवर हो रहा है, ठीक है ना।
अनिल यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981 का केस है ये। इसमें क्या हुआ था कि कुछ बदमाश लोग थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि उन्होंने अपराध किया है। तो इस तरह से 33 सस्पेक्टेड लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया, और पुलिस जो है वहां पर इमोशनली काम करना स्टार्ट कर दी थी। उसके क्या क्या फैक्ट्स थे मैं उस पर नहीं जा रहा। और पुलिस ने ब्रूटलिटी उनके खिलाफ इस्तेमाल की इस हद तक कि उनको अंधा कर दिया, उनकी आंखों को जला डाला। तो इसके खिलाफ पीआईएल गई थी। अनिल यादव नाम से जो व्यक्ति हैं, इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। इन्होंने पीआईएल लगाई कि इस तरह से जो घटना हो रही है, पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है, उसके ऊपर रोक लगाई जाए और जो गिल्टी पुलिसमैन है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को ऑर्डर दिया कि आप गिल्टी पुलिसमैन के खिलाफ प्रोसिक्यूशन जो है स्पीडी तरीके से फॉलो करिए, ठीक है ना। इसको अगर आपको समझना है तो एक मूवी आई थी गंगा जल, वो इस पर ही घटना पर आधारित है। ये अलग बात है, गंगा जल को जो है अलग तरीके से उसका क्लाइमेक्स बनाया है कि जो पुलिसमैन ने सही जो किया था वो सही किया था, अपराधी अपराधी होते हैं। अगर फिल्म के अकॉर्डिंग कि अगर न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है तो पुलिस वाले खुद ही न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वहां पर उसको सही तरीके से दिखाया। जबकि इस जजमेंट में ये हेल्ड किया था कि ऐसा करना उनके लीगल राइट पर वॉयलेशन कर रहा है। उनका लीगल राइट क्या है कि अगर उन्होंने अपराध किया है तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि कोर्ट के सामने पेश करो, कोर्ट के सामने पेश करके न्याय देना कोर्ट का काम है, पुलिस का काम नहीं है, ठीक है। तो आप गंगाजल मूवी देख सकते हैं, आपको इससे आइडिया हो जाएगा। बस उसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से डायरेक्टर ने उसको पेश किया है फिल्म को। नेक्स्ट केस है सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। इसके अंदर बताया था कि हैंडकफ्स एंड अदर फेटर्स शैल नॉट बी फोर्स्ड अपॉन ए प्रिजनर व्हाइल लॉज्ड इन जेल और व्हाइल इन ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट फ्रॉम वन जेल टू अनदर टू कोर्ट, और वापस लाते हैं तो भी, ठीक है ना। कि अगर एक व्यक्ति अपराध कर चुका है, जेल में डालोगे आप, तो क्या उसको आप हथकड़ियां पहनाकर रखोगे हर वक्त, और वो जो लोहे किससे बांध कर रखते हैं वो सब रखोगे हर वक्त? जब उसको आप एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहे हो या कोर्ट ले जा रहे हो, तारीख पर वापस ला रहे हो, तो क्या हर वक्त उसको हथकड़ी बांध रखोगे? ये तो जानवरों वाली बात हो गई। तो देयर इज ह्यूमन राइट ऑफ प्रिजनर्स आल्सो, एंड ह्यूमन राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी रिकॉग्नाइज हुए हैं, ठीक है। तो कैदियों का भी जो है उनके लेवल तक सम्मानपूर्वक, कम से कम इंसान के रूप में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है ही ना। तो वहां पर कोर्ट ने कहा कि कैदियों को जब आप एक जेल से दूसरी जेल ले जा रहे हो या कोर्ट ले जा रहे हो या वापस ला रहे हो तो हथकड़ियों का इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ती है, ऐसी स्थितियां बनती है कि वो भाग सकता है या हमला कर सकता है, तो उसमें आप कर भी सकते हैं, ठीक है ना। तो रूल्स तो बने हुए हैं, लॉ बने हुए हैं कि वो यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली तो ये 4 केसेस हैं। उसके अलावा और भी केसेस आपको मिल जाएंगे अलग अलग बुक्स के अंदर, खूब सारे केसेस दिए हुए हैं, मैं सबको डील नहीं कर रहा यहाँ पर। 1-2 केसेस और से बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस आपने पढ़ा होगा, मुरली एस डोगरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये भी केस ऐसे हैं जो ओरिजिन को हमारे यहाँ अच्छे से क्लियर करते हैं। सो दिस वाज आवर टॉपिक, meaning and origin of PIL, which was discussed in this video lecture, and I hope that you got it in very easy manner. Okay, so we meet with some new topic in next video. Till then, take care and bye. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.